हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विद जॉब यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसपीडी के करंट अफेयर्स जो कि वार्षिकांक आता है 2024 और ये है मई 2024 का करंट अफेयर्स। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपको पता है डेली हम लोग 10 पेज कंप्लीट करते हैं, तो हम लोग 20 पेज तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग पेज नंबर 21 से लेकर पेज नंबर 30 तक कंप्लीट करने वाले हैं। यानी उसमें कौन कौन सा टॉपिक आ जाएगा, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो उसमें टॉपिक आ जाएगा संयुक्त सैन्य अभ्यास, नवगठित जांच समिति एवं आयोग, अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक दृष्टि में, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, राष्ट्रीय सम्मेलन, प्रमुख ऑपरेशन, ठीक है, भारत सरकार के रिपोर्ट, विश्व विभिन्न सूचकांक रिपोर्ट और अंतरिम बजट। तो इतना सारा टॉपिक आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं यहाँ तक, ठीक है, समझ सकते हो। चैप्टर नंबर 19 तक आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। बहुत तेजी से निकल रहा है, इसमें टोटल 37 चैप्टर है और 19 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 21 में हम लोग देख रहे हैं संयुक्त सैन्य अभ्यास 2023-24, और आज हमने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हाईलाइट करके भी लाया हुआ है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। जो इसमें हाइलाइट किए हुए उसी को हम लोग देखेंगे, बाकी आप नहीं देखिए, क्योंकि इसमें जो है वो बहुत अच्छे से जो हम हाइलाइट किए बस वहीं आप पढ़िएगा और अच्छे से पढ़िएगा। सबसे पहले देख लेते हैं अभ्यास पूर्वी लहर। अभ्यास पूर्वी लहर जो है 2024 में हुआ था, और ये नौसेना का अभ्यास है। भारत के जो सेना है वही खुद में अपना अभ्यास करते रहती है पूर्वी तट पे, पूर्वी तट रेखा पे करते हैं। यानी भारत का एक पश्चिमी तट हो गया, पूर्वी तट यानी बंगाल की खाड़ी वाले एरिया में ये लोग करते रहते हैं, ठीक है। दोस्ती 16 अभ्यास, दोस्ती 16 अभ्यास जो है भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच का, जो भारत के जो है दो पड़ोसी देश जो कि समुद्री पड़ोसी देश है, तो उनके साथ भारत ये अभ्यास करते हैं, दोस्ती 16 अभ्यास। अब आपको पता है कि ये दोनों समुद्री सीमा शेयर करते हैं भारत से, तो यह नौसेना का ही अभ्यास होगा। उसके बाद आप गगन शक्ति जो है 2024 पोखरण इस फील्ड फायरिंग में किया गया था, वायुसेना का, जो कि भारतीय वायुसेना के द्वारा किया गया था। चलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अभ्यास 10 लीग, अभ्यास 10 लीग जो है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है। उज्बेकिस्तान में हुआ था इसका आयोजन, और यह थल सेना का अभ्यास है। उसके बाद हम लोग को देख लेते हैं अभ्यास लामितीय 2024। यह भारत और सेशल्स के बीच हुआ था, सेशल्स में इसका आयोजन हुआ था, और ये थल सेना का अभ्यास है। ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। ये रेयर केस में एक क्वेश्चन आता है, नहीं तो ज्यादातर यही आता है कि यह अभ्यास किस देश से संबंधित है, और कभी कभी आ जाता है कहाँ आयोजित किया गया था। सी डिफेंस 2024 अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच आयोजन किया गया पोर्ट ब्लेयर में, ठीक है। पांचवा धर्म गार्जियन एक्सरसाइज 2024, इसका आयोजन भारत और जापान में किया गया, और राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इसका आयोजन किया गया। शांति प्रवास 4, शांति प्रवास 4 बहुराष्ट्रीय यह अभ्यास है, और नेपाल के सैन्य मुख्यालय में इसका आयोजन किया गया, शांति प्रयास 4। ओके, नेक्स्ट है डेजर्ट साइक्लोन 2024 या भारत और यूएई के बीच इसका आयोजन किया गया, और इसका आयोजन जो है राजस्थान के थार रेगिस्तान में किया गया। 12वां मिलन अभ्यास 2024 बहुराष्ट्रीय जो है देश के द्वारा आयोजन किया गया, और इसका आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया। और 11वां खंजर अभ्यास 2024 या भारत और किर्गिस्तान के बीच किया गया, यह बकलो हिमाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट है विनवेक्स 2023, विनवेक्स 2023 भारत और वियतनाम के बीच इसका आयोजन किया गया, और विनवेक्स 2023 भारत और वियतनाम के बीच इसका आयोजन किया गया, और इसका जो है वियतनाम में ही आयोजन किया गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं नौवां मित्र शक्ति, नौवां मित्र शक्ति अभ्यास 2023 भारत और श्रीलंका के बीच, ठीक है, जो औंध औंध पुणे महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया, ठीक है। चलिए सी गार्जियन एक किसका है, चीन और पाकिस्तान का, और एक ऊपर जो है एक इसी से रिलेटेड सा सी सी ठीक है, सी डिफेंस भारत और अमेरिका का था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं बोंगो सागर अभ्यास 2023 जो है भारत और बांग्लादेश का उत्तर बंगाल की खाड़ी में इसका आयोजन किया गया। यहाँ पे देखिए पांचवा जो है, पांचवा इशुनिडेक्स 2023 अभ्यास जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच किया गया, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया गया। 30वां सिम्बेक्स 2023 भारत और सिंगापुर के बीच सिंगापुर में आयोजन किया गया। 21वां वरुण अभ्यास 2023 भारत और फ्रांस के बीच अरब सागर में आयोजन किया गया। 27वां मालाबार युद्ध अभ्यास 2023 क्वाड देशों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट जो है वह तट पे किया गया। तो क्वाड में कौन कौन से देश आते हैं, यूएसए आते हैं, ठीक है, जापान आता है, इंडिया आता है, और ऑस्ट्रेलिया आता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट जांच समितियां गठित की गई है उसको हम लोग देख लेते हैं। अभी इसको हम लोग थोड़ा सा जूम करके देखेंगे, क्योंकि इसको आराम से जूम करके हम लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग पेन साइज, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। बोल रहे जम्मू कश्मीर में रह रहे अवैध विदेशियों की जानकारी के लिए एक समिति बनाएगा जिसका नाम था आर के गोयल समिति,
ठीक है। मणिपुर में राहत एवं पुनर्वास कार्यों के निगरानी हेतु अध्यक्ष किसे बनाया गया? एक समिति बनाया गया, उस समिति का अध्यक्ष बनाया गया न्यायमूर्ति गीता मित्तल को। और मणिपुर में आपको पता है हिंसा हुआ था, आज से 1 साल पहले बहुत भयानक हिंसा हुआ था। उस हिंसा की जांच करने के लिए समिति बनाया गया। उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? अजय लंबा थे। कौन? अजय लंबा, जो कि एक न्यायाधीश है। एक देश एक चुनाव, आपको पता है हमारे देश में जो है वह बहुत दिन से बात चल रही है कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो लोकसभा का चुनाव है, ठीक है, विधानसभा का चुनाव है, ये सब जितने भी चुनाव है, लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, मुखिया, ये सब का जितना भी चुनाव है, सब एक ही बार हो जाए, एक ही बार संपन्न हो जाए। यानी एक चुनाव का डेट है और उसी में एक ही चुनाव संपन्न हो जाए। इससे क्या होगा? इससे हमारे देश का खर्च बचेगा, टाइमिंग बचेगा और विकास पे ज़्यादा टाइम लगेगा। जैसे क्या होता है कि हर साल 2 या 3 स्टेट में चुनाव रहता ही है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो फिर चुनाव पे फोकस करने लगती है। तो वो जो है विकास पे, डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दे पाती है, क्योंकि चुनाव पे उन लोग का ज़्यादा फोकस रहता है। हमारे भारत के पार्टी को तो आपको बारे में पता ही है कि उन लोग को मेन चुनाव जीतना है और अपने जेब भरना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, तो ये चुनाव बहुत सारे दुनिया में देश है जहाँ पे ऐसा व्यवस्था है। तो इसके समिति को, जो इसका संभावना है इसको तलाशने के लिए, इसको लागू किया जाएगा देश में, तो अच्छा से वर्क करेगा नहीं, सक्सेस रहेगा नहीं। तो इस समिति के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद को बनाया गया। नेक्स्ट है, संसद सुरक्षा उल्लंघन घटना की जांच के लिए गठित समिति का अध्यक्ष अनीश दयाल सिंह को बनाया गया। चीता परियोजना के देखरेख हेतु गठित समिति का अध्यक्ष जो है राजेश गोपाल को बनाया गया। और ये कौन है राजेश गोपाल? ग्लोबल टाइगर फोरम के महासचिव है। आपको पता है जो नामीबिया, साउथ अफ्रीका से चीता लाएगा भारत में, लेकिन उसमें बहुत सारे चीते का डेथ हो गया। तो क्यों डेथ हुआ? क्या उसमें कमियां हैं? क्या दिक्कत हो रहा है भारत में उन लोग को? उस सब के लिए जांच के लिए इसके लिए समिति बनाया गया है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट जो समिति है वह प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा चूकों की जांच के लिए जस्टिस इंदु मल्होत्रा, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज है, और सुधीर कुमार सक्सेना, जो कि होम मिनिस्ट्री के जो है वह होम मिनिस्ट्री से संबंधित है। तो इनको जो है यह समिति का अध्यक्ष बनाया गया। पंजाब, आपको पता है आज से लगभग 1 डेढ़ साल पहले प्रधानमंत्री का दौरा हुआ था पंजाब में, जहाँ पे काफी अच्छे लेवल पे जो है वह रोड पे लोग भीड़ जमा कर लिए थे उसको लेकर। लखीमपुर खीरी में भी एक दुर्घटना हुआ था, रेवकांड, तो उसके लिए जो है समिति का गठन किया गया प्रदीप श्रीवास्तव को। तो ये भी थोड़ा सा एक झलक देख लीजिएगा। बाकी जो इम्पोर्टेंट है उसको हमने हाईलाइट कर दिया है। लद्दाख की भाषा, संस्कृति और भूमि के संरक्षण हेतु समिति का गठन किया गया। जी किशन रेड्डी, जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती हेतु समिति पीएम नरेंद्र मोदी। देखिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये टॉपिक, बट जो यहाँ पे अध्यक्ष प्रधानमंत्री है इसलिए इसको यहाँ पे थोड़ा सा देख लेना जरूरी है। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने हेतु समिति के अध्यक्ष पीएम मोदी हैं। टीआरपी आकलन हेतु समिति शशि शेखर वेम्पति है इसके अध्यक्ष, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, पराली जलाने पर रोक संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन है? मदन वी लोकुर है। और नेक्स्ट अजय भल्ला समिति, ये किस लिए बनाई गई है? भारत आने वाले चीनी निवेशों के परीक्षण हेतु इसको अजय भल्ला समिति का गठन किया है। क्योंकि आपको पता है कि जो वर्तमान में जो अभी एक रिपोर्ट आया है कि भारत का व्यापार सबसे अधिक किससे होता है, तो पता चला है कि पहले यूएसए था, लेकिन अब नंबर 1 पे चाइना आ चुका है, ठीक है। तो ये थोड़ा जांच करना जरूरी है कि चीनी निवेश जो भारत में आ रहा है उसका परीक्षण करना जरूरी है। उसके बाद है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसके अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंगन को बनाया गया। तो ये अब स्टैटिक में आ जाएगा, यहाँ पे हमने लिख भी दिया है कि ये स्टैटिक का पोर्शन हो गया, अब ये करेंट का पोर्शन रहा नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है कुछ अधिनियम वगैरह जो कि इम्पोर्टेंट है। नारी शक्ति वंदना अधिनियम 2023 काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। यह नारी शक्ति वंदना अधिनियम जो है इसके तहत जो है महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। किस में? लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के में इनको 33% आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। यानी अगर आप देखेंगे आगे चल के जो 100 में से 33 जो है वह महिला रहेगी मंत्री, या जो है वह आप एमपी रहेंगी या एमएलए रहेंगे, ठीक है। एमपी या एमएलए 100 में से 30 रहेगी, तो बाकी आप अपने अपने स्टेट का निकाल के लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं।
तो यहाँ पे लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए जो 30%, ये 2031 का जो लोकसभा चुनाव होगा उससे लागू होगा। अभी ये लागू नहीं हुआ है। और 128वें संविधान संशोधन विधेयक 2023 है। 128वें संशोधन विधेयक 2023 है। यह महिला आरक्षण विधेयक 2023 इसका नाम दिया गया है। ठीक है, और यह 15 साल के लिए लागू होगा। इस विधेयक को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में पेश किया, जिसे 20 सितंबर को लोकसभा एवं 21 सितंबर को 2023 को राज्यसभा में सर्वसम्मति से पारित किया गया। अब देखिए एक सीए आ गया। अब ये सीए ने 2019 में आया था, ये भी क्या हो गया कि स्टैटिक का पोर्शन हो चुका है। नागरिक संशोधन बिल विधेयक कब आया था? ठीक है, तो 2019 में बिल आया था। ठीक है, 9 दिसंबर 2019 को तथा राज्यसभा में, और 11 दिसंबर 2019 को जो है वह 9 दिसंबर को लोकसभा में, 11 दिसंबर को राज्यसभा में इसको पारित किया गया। तो इसका डेट आता है एग्जाम में, ये दोनों डेट एग्जाम में आता है, आप याद रखिएगा इस दोनों डेट को। ठीक है, इससे भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधित किया गया। जो आपको पता है नागरिकता हमारे संविधान के भाग 2 के अंतर्गत आता है, लेकिन जो भी नागरिकता के प्रावधान थे जो 5, 6, 7, 8, 9, ये जो भी नागरिकता के प्रावधान थे, ठीक है? 9 ये सब क्या है? ये सब जो है आज़ादी के समय के लिए नागरिकता को लेकर बनाए गए थे। लेकिन उसके बाद जैसे-जैसे देश डेवलपमेंट हुआ, आगे बढ़ा, हम लोग का आज़ादी का जो पूरा लड़ाई था, पाकिस्तान आने-जाने का जो प्रॉब्लम था, वो धीरे-धीरे सॉल्व हुआ। उसके बाद ये संसद जो है वह एक अधिनियम ले आई, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। तो इसी के तहत जो है भारत में सभी लोगों को नागरिकता दी जाती है, नागरिकता छीनी जाती है। या अगर अभी हम लोग को जो नागरिकता मिला है वो किसके तहत मिला है? भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत है। चाहे आप हो, हम हो या भारत के कोई भी नागरिक हो, तो वह भाग 2 के अंतर्गत, संविधान के भाग 2 के अंतर्गत तो मिला ही है। लेकिन किस अधिनियम के तहत? तो इसमें कोई अनुच्छेद के तहत नहीं मिला है, यह अधिनियम के तहत मिला है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता मिला है। ये नहीं कि हम लोग को किसी अनुच्छेद के तहत नागरिकता मिला है। भारत दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून बन गया था यह। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्य अल्जीरिया, गुयाना, दक्षिण कोरिया, सियेना, सियोल और स्लोवेनिया है, जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको याद नहीं करना है। नेक्स्ट है नई शिक्षा नीति 2020। अब ये स्टैटिक का पोर्शन हो चुका है। तो नई शिक्षा नीति की घोषणा 34 वर्ष बाद जो है वो 29 जुलाई 2020 को की गई थी, कि कस्तूरी रंगन समिति की अध्यक्षता में। अब इसमें केवल इतना ही इम्पोर्टेंट है, और एक ये इम्पोर्टेंट है, 10+2 के शैक्षणिक मॉडल को 5+3+3+4 मॉडल में इसको लागू कर दी गई है। ठीक है, और नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं। धारा 370 तथा 35 ए समाप्त कर दिया गया जम्मू कश्मीर से। तो ये भी एक स्टैटिक का पोर्शन हो चुका है। कब समाप्त किया गया था? 11 अगस्त 2019 में। तो अब आएगा कि कब समाप्त किया था? अगस्त 2019 में। जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करके धारा 370 और 35 ए को हटा दिया गया। अब क्या हुआ कि पहले भारत में 28 राज्य, ठीक है, और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। अब 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया राज्य के दर्जा से, और इसको यूटी बना दिया गया, और 2 यूटी यहाँ से निकला। जम्मू कश्मीर को अलग यूटी कर दिया गया और लद्दाख को अलग यूटी कर दिया। तो 28 राज्य और 9 यूटी हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं 28 राज्य 9 यूटी हो गया। कब? 2019 में। फिर क्या हुआ? 2020 में दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव को एक साथ मिला दिया गया। तो उसके बाद क्या हो गया? 28 राज्य और 8 यूटी हो गए थे। ठीक है, तो 2020 में। तो ऐसे हुआ था। जम्मू कश्मीर और लद्दाख अस्तित्व में कब है? 31 अक्टूबर 2019 को। यानी अगर पूछेगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख का गठन कब हुआ एक यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में, तो 31 अक्टूबर 2019 को गठन हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं नीति आयोग। नीति आयोग का भी गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था, जो कि स्टैटिक का पोर्शन हो चुका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नीति का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इसके अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री हो। अभी नरेंद्र मोदी है, आगे चल के कोई और आएंगे तो वो प्रधानमंत्री होंगे, सॉरी वो अध्यक्ष होंगे, प्रधानमंत्री इसके। और नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया है, जिनको 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, गुड्स एवं सर्विस टैक्स, जो कि अब स्टैटिक्स का पोर्शन हो गया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग जीएसटी बोलते हैं। और 1 जुलाई 2017 को इसको लागू किया गया था। 1 जुलाई को जीएसटी दिवस भी मनाते हैं। और जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। और 121वें संविधान संशोधन के तहत जीएसटी लागू किया गया। जीएसटी पंजीकरण जो संख्या होती है उसमें 15 डिजिट होते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम में आता है, आपको पैन कार्ड का डिजिट कितना नंबर डिजिट होता है ये पूछ लेगा। पैन कार्ड में तो ये भी पूछता है कि कितना नंबर होता है, कितना अल्फाबेट होता है। ठीक है, आधार कार्ड में कितना डिजिट होता है। ठीक है, जीएसटी पंजीकरण में कितना डिजिट होता है। तो ये सब जो है आपसे पूछ सकते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट है वो आपसे पूछ सकता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ये पैन कार्ड वाला रेलवे में 2-3 बार पूछ चुका है। ठीक है, तो अभी रेलवे का एग्जाम है, तो आप ध्यान दीजिएगा।
चलिए अब है जो अंतर्राष्ट्रीय कुछ संस्था संगठन है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ है, वो जो है उसका स्थापना 1919 में हुआ था। जेनेवा में इसका मुख्यालय है और इसमें 187 सदस्य देश हैं। ठीक है, इंटरपोल का स्थापना 1923 में हुआ था और लियोनेंस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। ठीक है, और 194 देश है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। राष्ट्रमंडल जो कॉमनवेल्थ है जिसको बोलते हैं, इसका गठन 1931 में हुआ था। इसमें इसका हेडक्वार्टर लंदन यूके में है। ठीक है, और इसमें 54 देश शामिल है। 54वां देश मालदीव बना है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, यूएनओ का जो हेडक्वार्टर कहाँ है, यूएनओ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसका स्थापना 1945 में हुआ था। एंटोनियो गुटेरस इसके अध्यक्ष हैं। 193 देश इसमें शामिल है और 193वां देश दक्षिणी सूडान है, जो कि 2011 में इसमें शामिल हुआ था। इसलिए जब भी क्वेश्चन है नवीनतम देश अभी कौन है देश का, तो दक्षिणी सूडान है। ठीक है, जो रजिस्टर्ड देश मतलब 193 देश को ही रजिस्टर्ड देश माना जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारा देश है, लेकिन उसको देश नहीं माना जाता है। ठीक है, पूरी दुनिया के द्वारा। तो दक्षिणी सूडान जो है वह नवीनतम देश है पूरी दुनिया का। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ का स्थापना 1945 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। क्रिस्टीना जॉर्जिएवा इसके जो अध्यक्ष हैं आईएमएफ के, और इसमें 190 देश जो है वह शामिल है और 190वां अंडोरा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक का स्थापना 1945 में हुआ था। वाशिंगटन डीसी इसका हेडक्वार्टर है और अध्यक्ष इसके अजय बंगा है, जो कि एक भारतीय अमेरिकी है। ठीक है, इंडियन यूएसए से एक नागरिक है। ठीक है, 189 देश शामिल है और 189वां देश नौरू बना है। तो वर्ल्ड बैंक का 189वां देश कौन है, नौरू है। खाद्य एवं कृषि संगठन एफएओ का स्थापना 1945 में हुआ था। रोम जो है वह इटली में इसका हेडक्वार्टर है और क्यू डेंगू इसके अध्यक्ष है, जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है। तो और 197 देश इसमें शामिल है। तब देखिए ये जो है इसमें आधा पोर्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक का और यहाँ तक का, बस यही पोर्शन करेंट का, बाकी ये सब पोर्शन स्टैटिक का पोर्शन है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी सीजे आईसीजे, ठीक है, का स्थापना भी 1945 में हुआ था। हेग नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और नवाब सलाम जो है इसके वर्तमान में जो है वो मुख्य मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, तो उनको अध्यक्ष या मुख्य न्यायाधीश जो भी बोल सकते हैं और 194 देश इसमें शामिल है। यूनेस्को की भी स्थापना 1945 में हुआ था। पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और आंद्रे एंजोले इसके अध्यक्ष है। 195 देश इसमें शामिल है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। 1946 में इसका स्थापना हुआ था और इसके प्रमुख कैथरीन रसेल है। 191 देश इसमें शामिल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। 1948 में इसका स्थापना हुआ था। टेड्रोस अधानोम इसके अध्यक्ष और 194 देश इसमें शामिल है। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन ओईसीडी, ये उतने ही इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, 1961 में इसको शामिल किया गया था। पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, स्थापना 1961 में हुआ था और इसमें ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो याद नहीं रखना है। नाटो जो है, नाटो इम्पोर्टेंट है। नाटो जो है इसका स्थापना 1949 में होता है। ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। इसका महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग है। इसमें 32 देश शामिल है और 32वां देश कौन है, स्वीडन है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त यानी यूएनएचसीआर। 1950 में इसका जो है वह स्थापना हुआ था। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और 135 देश इसमें शामिल है। फिलिपो ग्रांडी इसके अध्यक्ष हैं। अब देखिए यहाँ से कंफ्यूज नहीं होएगा। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त यूएनएचसीआर और एक है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यूएनएचआरसी। ठीक है, तो दोनों में बिल्कुल सेम है, तो आप इससे कंफ्यूज नहीं होगा। दोनों अलग अलग है। यूएनएचआरसी का गठन 2006 में हुआ था और यूएन एचसीआर का गठन 1950 में हुआ था। बहुत का डिफरेंस है। यूरोपीय संघ, यूरोपीय यूनियन जिसको बोलते हैं, 1950 में इसका गठन हुआ था और ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है और उर्सुला वान डेर लेन इसके अध्यक्ष। 27 देश इसमें शामिल है। ब्रिटेन जो है वह अब इसके यूरोपीय यूनियन का सदस्य नहीं रहा, पहले था। ठीक है, ब्रिक्स ब्रिकजेट जो है एक जो है ब्रिकजेट जो ब्रिटेन इससे निकला था, तो उसको ब्रिकजेट बोला जाता है। ये आता है एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन तो आप ध्यान रखिएगा। ओपेक, ओपेक क्या है, ओपेक एक तेल उत्पादन जो देश है उसके संगठन है। तो 1960 में इसका गठन किया गया था। वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है और जो है वह इसके महानिदेशक कौन है, हैथम अलघीस है। 13 देश इसमें शामिल है। कतर और इक्वाडोर अब बाहर हो चुके हैं इससे। ठीक है, और गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है इसका स्थापना 1961 में हुआ था। जकार्ता जो है इसका हेडक्वार्टर है। लेकिन गुट निरपेक्ष जो सूचकांक आता है वो इम्पोर्टेंट है। ये संगठन इम्पोर्टेंट नहीं है, जो आगे हम लोग देखेंगे इसका सूचकांक। एमनेस्टी इंटरनेशनल 1961 में इसका गठन हुआ था। लंदन यूके में इसका हेडक्वार्टर है और एग्नेस कैलमार्ड इसके जो है महासचिव है। ठीक है, 150 देश इसमें शामिल है। संयुक्त राष्ट्र विकास केंद्र
कार्यक्रम यूएनडीपी जो है 1965 में इसका स्थापना हुआ था, न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है। अर्चिन स्टेनर इसके अध्यक्ष हैं। अंकटाड भी 2 बार हमने देख लिया है एग्जाम सब में, एक बार सीएचएसएल में और एक बार जो है वह कोई स्टेट के जो नॉर्मल एग्जाम होता है, ऐसे स्टेट एसएससी के एग्जाम में हमने देखे थे। तो अंकटाड भी याद कर लीजिएगा। 1964 में जिनेवा में इसका जो है 1964 में स्थापना हुआ था, हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में और इसके महानिदेशक रेबना गिरीश स्पेन है। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो इसका गठन 1966 में हुआ था, मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। मोत्सुंग अस्कावा इसके अध्यक्ष हैं। 68 देश इसमें शामिल है। न्यू डेवलपमेंट एडीबी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का गठन 2014 में हुआ था। संघाई चीन में इसका हेडक्वार्टर है और इसका अध्यक्ष है डिल्मा रूसेफ। जो 9 देश इसमें शामिल है और 9वां सदस्य कौन है? मिस्र है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ जिसको एशियान के नाम से जानते हैं, 1967 में इसका गठन हुआ था। जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है और काओ किम हाउर्न इसके कौन है? महानिदेशक है और 11 देश इसमें शामिल है। 11वां सदस्य पूर्वी तिमोर है। दक्षिण एशियानी सार्क का हेडक्वार्टर 1985 में काठमांडू नेपाल में इसका हेडक्वार्टर है। इसेला रुवन वीराकुन इसके अध्यक्ष हैं और अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका 8 देश इसमें शामिल है। एपेक भी इंपॉर्टेंट है। एपेक भी 2 बार आ चुका है एग्जाम में, तो एपेक भी याद रख लीजिएगा। 1989 में इसका गठन हुआ था। सिंगापुर में हेडक्वार्टर है और इसका जो है प्रत्युन चान ओंगसुवान इसके अध्यक्ष है और 21 सदस्य इसमें शामिल है। 21वां सदस्य वियतनाम है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यूएनएचआरसी इसका 2006 में इसका गठन हुआ। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और फ्रेडरिको विलेगाच इसके कौन है? अध्यक्ष और 47 देश इसमें शामिल है। 37वां देश चेक गणराज्य है। विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना 1995 में हुआ था। जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर। नागोजी ओंकोजा इवेला इसके जो है अध्यक्ष है और प्रथम महिला अध्यक्ष भी है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, तो इसलिए थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और 164 देश इसमें शामिल है। इंपॉर्टेंट है, हमने हाईलाइट नहीं किया लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो 164 देश शामिल है। 164वां देश कौन है? अफगानिस्तान है। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ का स्थापना 2001 में हुआ था। बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। महासचिव इसका झांग मिंग है जो झांग मिंग चाइना से संबंधित है। इसमें 9 सदस्य। 9वां देश ईरान है, तो ये भी इंपॉर्टेंट आता है, बहुत बार एग्जाम आया हुआ है कि एससीओ का 9वां सदस्य देश कौन बना है? ईरान बना है। ओके। जो है अफ्रीकी संघ यानी ये जो है वो अफ्रीकी यूनियन जो है हाल ही में जो इनको जो G20 मीटिंग हुआ था भारत में, ठीक है, भारत मंडपम नई दिल्ली में, उसमें G21 कर दिया गया है और जो 21वां सदस्य बना है वो अफ्रीकन यूनियन बना है, तो ये इंपॉर्टेंट है। 2002 में इसका गठन हुआ था। अदिस अबाबा इसका हेडक्वार्टर है और इसका महानिदेशक पॉल कागमे है। 55 देश इसमें शामिल है। ठीक है। ब्रिक्स ब्रिक्स देश जो है वह ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इसमें टोटल 5 देश शामिल है। भारत जो है भी इसका सदस्य है। तो 2009 में इसका गठन हुआ था। संघाई चीन में इसका हेडक्वार्टर है और सर्गेई रायोकोवा इसके जो है इसके क्या है टोटल इसके अध्यक्ष है और इसमें 10 देश शामिल है। जो जो मेन परमानेंट जो मेंबर है 5 मेंबर है, बाकी 5 मेंबर जो है उसको ऐड करने की बात की जा रही है। ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन आईएसए, यानी इसका जो है यह भारत के द्वारा इसको शुरू किया गया था। भारत में ये एकमात्र ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका हेडक्वार्टर भारत में है। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन जो है इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है और इसका गठन 2015 में किया गया था। इसका महानिदेशक अजय माथुर है और 119 देश शामिल है। 119वां देश इसका माल्टा है। ठीक है। अब हम देख लेते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023-24 में जो अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए थे उसको देख लेते हैं। जो 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 हुआ था, इसका आयोजन पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और भारत की तरफ से इसका प्रतिनिधित्व एस जयशंकर भी किए थे और इसका उद्घाटन भी एस जयशंकर के द्वारा ही किया गया था। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक 2024 जो कि दावोस स्विट्जरलैंड में हुआ था और इसमें भारत इस बैठक में अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी का स्थापना किया था। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। थोड़ा याद रखिएगा। जो विश्व आर्थिक मंच का 54वीं बैठक जो हुआ था, ये हमेशा दावोस स्विट्जरलैंड में ही होता है। यह आर्थिक मंच का हमेशा दावोस में ही होता है। ठीक है। तो इस बैठक में भारत ने अलायंस फॉर ग्लोबल गुड, ओके, जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी की स्थापना की थी, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है 19वां गुट निरपेक्ष यानी नाम शिखर सम्मेलन का आयोजन कंपाला युगांडा में किया गया, जिसकी भारत का प्रतिनिधित्व डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा किया गया। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 जो है इसका आयोजन दुबई संयुक्त राज्य अमीरात में किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और इसके COP28 के अध्यक्ष कौन थे? सुल्तान अहमद अल आबिर, जो कि हाल ही में जो यूपी ट्रिपल एसी का एग्जाम हुआ था। ठीक है। ट्रिपल एसी का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है। तो
कॉप 27 और कॉप 27 कहाँ हुआ था? मिस्र 2022 में हुआ था। कॉप 29 अजरबैजान 2024 में होगा। पांचवा विश्व कॉफी सम्मेलन 2023 बेंगलुरु में हुआ था। बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। इसके शुभंकर कॉफी स्वामी है, थोड़ा ये भी देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं 18वीं G20 शिखर सम्मेलन। ये भारत में इसका आयोजन किया गया था। भारत मंडपम नई दिल्ली भारत में इसका आयोजन किया गया और इसका थीम था वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। हम लोग का जो है वासुदेव कुटुंबकम का ये थीम है। और भारतीय शेरपा इसमें अमिताभ कांत थे। और G20 के शेरपा का बैठक उदयपुर राजस्थान में हुआ था। उदयपुर को किस नाम से जाना जाता है? झीलों की नगरी, ठीक है, झीलों का शहर के नाम से जाना जाता है। और G20 में शामिल नया अस्थायी सदस्य अफ्रीकन यूनियन है, जो हम लोग ऊपर देख चुके हैं। अब यह G21 हो चुका है, G20, ठीक है। 17वां जो है वह सम्मेलन कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया 2022 में। 18वां हुआ था भारत में और 19वां होगा ब्राजील 2024 में। 33वां नाटो शिखर सम्मेलन 2023 उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। विनियस लिथुआनिया में इसका जो हुआ था आयोजन, ठीक है। और 2024 में इसका वाशिंगटन डीसी में होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में। यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो यह नाटो काफी न्यूज में तब आया था जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध था उस टाइम, ठीक है। थोड़ा सा जूम नहीं हो रहा है, थोड़ा सा ना जूम कर लेना चाहिए था, लेकिन इसमें जूम करना भूल गए। चलिए अब जूम कर लेते हैं, क्योंकि एक एक पेज का है तो इसमें जूम कर लेना अच्छा होता है, थोड़ा आपको और अच्छा से दिखाई दे। चलिए 15वां जो है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023, इसका आयोजन हुआ था जोहान्सबर्ग, जो कि दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, ठीक है। ब्रिक्स शिखर शिखर सम्मेलन का इसकी भारत से प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किए थे। और इसका जो है वह सम्मेलन की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका के देश के द्वारा किया गया। श्री रामफोसा जो है इसके राष्ट्रपति हैं, ठीक है। ब्रिक्स एंड अफ्रीका जो है वो पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एसिलरेटेड ग्रोथ सस्टेनेबल एंड डेवलपमेंट के इसका जो है वह थीम रहा। इसमें 6 सदस्य देश शामिल है ब्रिक्स में। मिस्र, सऊदी अरब, जो है यूएई, इथियोपिया, अर्जेंटीना और ईरान, जो 6 शामिल देश हैं। मतलब ये जो है अभी हम लोगों ने ऊपर क्या पढ़ा कि इसमें 5 ब्रिक्स में 5 परमानेंट सदस्य है, बाकी 10 जो है ऐसे मेंबर है, ठीक है। अब 11 हो चुके हैं, ठीक है। तो इसमें मिस्र, सऊदी अरब, यूएई, इथियोपिया, अर्जेंटीना और ईरान को ऐसे नॉर्मली शामिल किया गया है, ठीक है। आगे चल के परमानेंट धीरे धीरे इन लोगों को भी बनाया जाएगा। तो जो 16वां होगा, 16वां कजान रूस में होगा 2024 में। और 14वां कहाँ हुआ था? बीजिंग चीन 2022 में हुआ था। यह बिहार दरोगा में आया हुआ क्वेश्चन है, 14वां वाला, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 43वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023। यह कहाँ हुआ था? जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था। पहला विश्व बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। बस इतना ही याद रखना है। 23वां एशियो शिखर सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में हुआ था। इतना याद रखिए बस। 76वीं विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन की सभा जो है वह जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था। इतना ही याद रखना है। 49वां G7 इंपॉर्टेंट है। G7 सम्मेलन हिरोशिमा जापान में हुआ था। 50वां कहाँ होगा? इटली 2024 में होगा। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ था। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन नाडी फिजी में हुआ था। और भारत के तरफ से प्रतिनिधित्व एस जयशंकर किए थे। और इसका विषय था हिंद पारंपरिक ज्ञान को कृत्रिम मेधा, ठीक है। तो यह 12वां क्रम का था, फिजी में हुआ था विश्व हिंदी सम्मेलन। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन है। राष्ट्रीय सम्मेलन को देख लेते हैं। 9वां रायसीना डायलॉग 2024 कहाँ हुआ था? या नई दिल्ली में हुआ था। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि थे वह ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस है। और इस सम्मेलन का विषय था चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग सृजन, ठीक है। 9वां रायसीना डायलॉग कहाँ हुआ था? 2024 नई दिल्ली में। विश्व पुस्तक मेला 2024 इसका भी आयोजन प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री जो है वह धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अतिथि देश इसमें सऊदी अरब था और थीम था बहुभाषी भारत एक जीवंत परंपरा। विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में किया गया। और इसका थीम था अमृतकाल में भारत को विश्व से जोड़ना। और सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार कैंपगोड़ा बेंगलुरु हवाई अड्डा बेंगलुरु और इंदिरा गांधी हवाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली को दिया गया था। नेक्स्ट है 8वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। बस इतना याद रखिए। 7वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया। ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन इसका थीम था, जो इंपॉर्टेंट है इसका आयोजन और थीम दोनों। B20 यानी बिजनेस 20 समिट इंडिया 2023 इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया, ओके। और इसका विषय था राइज। राइज मतलब रिस्पॉन्सिबल एक्सिलरेटेड इनोवेशन सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल बिजनेस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका विषय भी राइज का फुल फॉर्म आता है एग्जाम में।
नेक्स्ट है 26वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2023। ठीक है, यह इसका आयोजन कहाँ हुआ? इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। और डेवलपिंग इंडिया एम्पावरिंग सिटीजन इसका थीम था। G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन इसका आयोजन गांधीनगर गुजरात में किया गया। बस इतना याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम सम्मेलन। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम सम्मेलन भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसका जो है उद्घाटन किया गया। नवे युग के लिए पूर्व मानवतावाद इसका थीम है। चौथा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023 इंपॉर्टेंट है। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। ठीक है। नेक्स्ट 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस इसका आयोजन जयपुर में किया गया। 14वां एरो इंडिया 2023 बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया। डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव 2023 बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 लखनऊ में इसका आयोजन किया गया। और यह जो है न्यू इंडिया ग्रोथ इंजन जो है इसका थीम रखा गया, विषय रखा गया। अगर आप यूपी का कोई एग्जाम देते हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान महोत्सव इसका आयोजन अहमदाबाद में किया गया। 17वीं प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 का आयोजन इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली जो कि गुयाना के राष्ट्रपति थे, और विशेष अतिथि सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी को बुलाया गया था। और इसका सम्मेलन का विषय था डायस्पोरा अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। ठीक है, तो ये हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। ठीक है, वर्ष 2023-24 के जो प्रमुख ऑपरेशन है उसको देख लेते हैं। तो इसको हम लोग को फिर से एक पेज में ही देख करके देखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं ऑपरेशन शील्ड। ऑपरेशन शील्ड जो है वह इजराइल में ईरानी हमले रोकने के बाद अपने डिफेंस ऑपरेशन भारत ने चलाया था। ठीक है, ऑपरेशन संकल्प जो है भारतीय सेना के तहत ईरानी जहाज और अल कंबर या 23 पाकिस्तानी नागरिकों को समुद्री लिटोरे से बचाया गया। यह इंपॉर्टेंट है कि भारत ने क्या किया, अपना बहुत 4 मिसाइल विध्वंसक जो जहाज है 4 यह अरब सागर में अब डिप्लॉय कर दिया गया। अभी एक सप्ताह पहले डिप्लॉय किया है, क्योंकि इससे क्या होगा, इसको जो भी दुनिया का कोई भी जहाज जो भारत की तरफ आ रहा है उसका समुद्री लुटेरे से बचाना इसका जो है मुख्य कार्य है। ठीक है, इस जहाज का तो ऑपरेशन संकल्प इसी से संबंधित है, इसलिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ऑपरेशन इंद्रावती जो है वो हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन कामधेनु जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा मवेशी तस्करी को रोकने के लिए। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत रेलवे जो सुरक्षा बल 549 बच्चे को अधिक बच्चों को उनके परिवार से मिला है। ठीक है, और ये वो भी बच्चे थे जो तस्करी करके बाहर लाए जाते थे, उनसे काम करवाया जाता था जबरन। ऑपरेशन अल अस्का फ्लड या हमास के द्वारा यह ऑपरेशन चलाया गया था इजराइल के खिलाफ। ऑपरेशन अमृत केरल सरकार द्वारा एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग को कम करने के लिए। ऑपरेशन अजय या भारत सरकार द्वारा इजराइल हमास युद्ध के बाद इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन चक्र 2 इसके तहत सीबीआई और साइबर अपराध माफिया को खत्म करने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड या इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई का कोड नाम बताया। ठीक है, जैसे जो है वो अल अस्का फ्लड हमास इजराइल पर चलाया था, तो इजराइल ने उसको वापसी में उससे बदला लेने के लिए ऑपरेशन आयरन फ्लड वो शुरू किया था। ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 यह सुरक्षा बलों सेना और पुलिस के बीच का है, और यह जम्मू कश्मीर के पुंछ डिस्ट्रिक्ट में आतंकवादियों छिपे आतंकवादियों को ढेर करने के लिए यह चलाया गया है। ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन करुणा जो है भारतीय नौसेना का द्वारा चलाया गया, जो कि मोर्चा से प्रभावित मोर्चा जो है वह से प्रभावित म्यांमार के देश की सहायता करने के लिए ऑपरेशन करुणा चलाया गया। और ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी जो है सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन सद्भावना जम्मू कश्मीर ग्रामीण क्षेत्रों में एलओसी के पास क्षेत्रों में लोगों की मदद करने के लिए। ऑपरेशन अलर्ट सीमा सुरक्षा यानी बीएसएफ के द्वारा भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए। ऑपरेशन ऑक्टोपस। ऑक्टोपस इंपॉर्टेंट है, एनआईए और ईडी का एक पॉपुलर फ्रंट इंडिया यानी पीएफआई के विरुद्ध देश में हिंसा फैलाने टेरर फंडिंग के लिए छापेमारी किया गया। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यह एक संगठन था, तो उसी के खिलाफ जो है ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया था, जो देश में हिंसा फैलाती थी और टेरर फंडिंग में के लिए यह जो है वह मुख्य मानी जाती थी। आपको पता है जो दिल्ली में एक बहुत फेमस घटना घटा था। ठीक है, कौन सा जगह है, हम जगह का नाम मिस कर, लेकिन बहुत फेमस जगह था, जो सीएए जब जो अमेंडमेंट हुआ था, जब वो अधिनियम आया था उसको लेकर। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइएगा, मतलब ऐसे दिमाग में है लेकिन अभी हम वो बता नहीं पा रहे हैं। तो उसी में जो है पीएफआई का बहुत बड़ा हाथ था, उसके बाद ये ऑपरेशन चलाया गया था। ऑपरेशन दोस्त जो है वो भारत सरकार द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया की मदद के लिए वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर विमान लगाया गया था। तुर्की और सीरिया में जब भूकंप आया था तो उसकी मदद के लिए
नेक्स्ट देख लेते हैं ऑपरेशन नार्कोस। ऑपरेशन नार्कोस जो है रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए किया गया। ऑपरेशन मिशन अमानत भारतीय रेल द्वारा यात्रियों को खोए सामान को ट्रैकिंग करने के हेतु चलाया गया। ऑपरेशन गंगा यह यूक्रेन में फंसे भारतीयों को, नागरिकों को, छात्रों को वापस लाने के लिए, और यह कब चलाया गया था, जब रूस और यूक्रेन का लड़ाई हुआ था तब। ऑपरेशन ओलिविया, यह उड़ीसा के ओलो जो रिडले कछुए है उसको बचाने के लिए। आपको पता है उड़ीसा के तट पे एक बहुत महत्वपूर्ण जो है वह कछुए की प्रजाति निवास करती है, उसी को बचाने के लिए ऑपरेशन ओलिविया चलाया गया। ऑपरेशन सतर्क जो है वह ट्रेनों में अवैध तंबाकू और अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन देवी शक्ति, यह तालिबान के कब्जे से अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया। ठीक है। ऑपरेशन सरदवा। ऑपरेशन सरदवा जो है यह सीमा सुरक्षा बल द्वारा राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने कुआसे में घुसपैठ की रोकने के लिए इसको चलाया गया। ऑपरेशन आहट भी इंपॉर्टेंट है, हमने हाईलाइट नहीं किया लेकिन इंपॉर्टेंट है। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा महिला एवं बच्चों को तस्करी को बचाने के लिए इसको चलाया गया है। ऑपरेशन वंदे भारत, यह कोविड-19 के समय दौरान जो है वह 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए तो ऑपरेशन वंदे भारत चलाया गया। ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं भारत सरकार की प्रमुख रिपोर्ट। अभी हम लोग पेज नंबर जो है वह 27 देख रहे हैं। ठीक है। पेज नंबर 30 तक हम लोग को कंप्लीट करना है। पेज नंबर 27 में देख रहे हैं भारत सरकार का प्रमुख रिपोर्ट, जिसमें है स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023, जो कि 8वां संस्करण का है, जो केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा इसको रिलीज किया गया है। और 2024 का इसका थीम है रीड, रियूल और रिसाइकल। ठीक है। रीयूज और रिसाइकल इसका थीम है। ठीक है। स्वच्छता सर्वेक्षण का है, जिसमें इंदौर और सूरत संयुक्त रूप से नंबर 1 पे आए हुए हैं सबसे स्वच्छ शहर में। और तीसरा जो है वो नवी मुंबई है, और पटना का स्थान 77 नंबर पे है। सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड मऊ छावनी बोर्ड मध्य प्रदेश में है। मऊ में ही कहाँ किनका जन्म हुआ था, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और हिंट हम देते हैं कि भारत के प्रथम कानून मंत्री थे, संविधान निर्माता उनको बोला जाता है। तो अब आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। सबसे स्वच्छ गंगा शहर कौन है? वाराणसी और प्रयागराज। सबसे स्वच्छ शहर 1 लाख से कम आबादी वाले में सासवड़ महाराष्ट्र नंबर 1 पे, और पाटन छत्तीसगढ़ नंबर 2 पे, लोनावाला मध्य प्रदेश नंबर 1 थर्ड पे आया हुआ है। सबसे स्वच्छ राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य मध्य प्रदेश में, सेकंड पे मध्य प्रदेश और थर्ड पे छत्तीसगढ़। बिहार का स्थान 15वें, और सबसे जो है वह निम्न प्रदर्शन वाले राज्य कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश है स्वच्छता मामले में। भारत में सड़क दुर्घटना रिपोर्ट 2022 जारी किया गया, जो कि सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया, जिसमें बताया कि सर्वाधिक जो सड़क दुर्घटना तमिलनाडु में होता है। और जो सर्वाधिक जो मौत होती है सड़क दुर्घटना से वो दोपहिया वाहन की होती है, जिसमें टोटल मौत में 44% यानी आधा मौत दोपहिया वाहन चलाने वालों को होती है। तो इसलिए थोड़ा सा अच्छे से चलाइए, ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए, अगर सर्वाधिक दुर्घटना तमिलनाडु में होता है, लेकिन वहीं देखा जाए कि सर्वाधिक दुर्घटना से सर्वाधिक मृत्यु कहाँ पे है, तो वह उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। सर्वाधिक मृत्यु उत्तर प्रदेश में होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं दूसरा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 जारी किया गया, नीति आयोग के द्वारा इसको जारी किया जाता है। ठीक है। और नीति आयोग जो होता है यह सबसे गरीब राज्य बिहार आया है, नीचे से दूसरे नंबर पे झारखंड, और नीचे से तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है। और सबसे कम गरीबी जो है वह केरल में स्थित है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो नेक्स्ट प्रमुख रिपोर्ट है इसको थोड़ा सा और हमको जूम कर लेना चाहिए था। तीसरा निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 जारी किया गया नीति आयोग के द्वारा, जिसमें तमिलनाडु सबसे अधिक निर्यात करता है, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे, कर्नाटक तीसरे नंबर पे। हाल ही में जो है वह फिर इलेक्ट्रॉनिक्स जो प्रोडक्ट है इसमें तमिलनाडु नंबर 1 पे आया हुआ है निर्यात करने में। पहाड़ी हिमालयी राज्यों में शीर्ष पर उत्तराखंड आया हुआ है, छोटे केंद्र शासित प्रदेश और छोटे राज्यों में गोवा नंबर 1 पे आया है। बिहार का स्थान 22वां है निर्यात करने में। ठीक है। प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स पीजीआई 2.0 प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। इसमें टोटल 10 श्रेणी होता है, बस इतना ही याद रखना है। और इसमें जो है वह 1 से लेकर 5 तक कोई भी राज्य नहीं आया। छठे नंबर पे पंजाब और हरियाणा है, और उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड 9वीं श्रेणी के अंतर्गत आता है, और छठी श्रेणी में ये जो है वह पंजाब और हरियाणा आए हुए हैं। तो टोटल 10 श्रेणी में है। ठीक है। और 9वीं श्रेणी में उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, याद रखिएगा। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 जो है केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह के द्वारा इसको रिलीज किया गया। फ्रंट रनर श्रेणी में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे, अचीवर श्रेणी में असम नंबर 1 पे, और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 2 सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। भारत में जल स्रोतों की पहली गणना जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इसको किया गया है।
ठीक है, जिसमें यह पता चला है कि जल स्रोतों की संख्या में शीर्ष 5 राज्य पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश हैं, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और असम है। जल स्रोतों की संख्या में अंतिम राज्य सिक्किम है, यानी सबसे कम जल स्रोत सिक्किम में है। आंध्र प्रदेश में टैंकों की संख्या सर्वाधिक है। टैंक मतलब यहाँ कहने का मतलब यह हुआ कि टैंक से जो है वाटर का सोर्स जो है टैंक है, यानी बड़े-बड़े शहर में टैंक लगाया जाता है, तो उसमें आंध्र प्रदेश जो है वाटर टैंक यहाँ पे नंबर 1 पे है। और आंध्र प्रदेश पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक तालाब और जलाशयों जो है वाटर सोर्स में नंबर 1 पे है और जल संरक्षण योजनाओं में अग्रणी राज्य महाराष्ट्र है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं जो है वह विभिन्न रिपोर्ट और सूचकांक जो 2022 के विभिन्न रिपोर्ट और सूचकांक आए हुए उसको अभी हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं रिपोर्ट वाला। इसमें बोल रहा है, थोड़ा सा पेन का साइज थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि हमको अच्छा से दिखाई दे। चलिए साइबर क्राइम इंडेक्स 2024, साइबर क्राइम इंडेक्स जो है वो 2024, साइबर क्राइम जो है ना पूरा दुनिया का सबसे बड़ा समस्या भी बना हुआ है। साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में जो है नंबर 1 पे रूस है और 10वें नंबर पे भारत है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में नंबर 1 पे जो है वह इसको ह्यूरोन के द्वारा जारी किया गया, नंबर 1 पे अमेरिका है और जो है तीसरे नंबर पे भारत है यूनिकॉर्न में। तो ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड पे कौन है? चाइना है। सेकंड पे चाइना है, याद रखिएगा। मानव विकास सूचकांक 2023-24 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी में जो है वह शीर्ष स्थान पे स्विट्जरलैंड है और 134वें स्थान पे भारत है। ठीक है, और विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में सतत विकास समाधान नेटवर्क में नंबर 1 पे फिनलैंड है और 126वें नंबर पे जो है वह भारत है। इसमें जो है वो कितने देश शामिल है ये कभी भी अभी तक नहीं पूछा गया, तो ये याद नहीं कीजिएगा। अगर आपको मन है याद करने का तो आप देख लीजिएगा, हम पीडीएफ टेलीग्राम में भेज दिया करेंगे, वहां से याद कर लीजिएगा। लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के द्वारा जो शुरू किया गया, इसमें फिनलैंड नंबर 1 पे, 108वें स्थान पे भारत है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 जो है वह अमेरिका नंबर 1 पे है और 42वें स्थान पे भारत है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा इसको जारी किया गया, डेनमार्क नंबर 1 पे, 93वें स्थान पे भारत है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में ग्लोबल फायर पावर के द्वारा जारी किया गया, अमेरिका नंबर 1 पे, भारत चौथे स्थान पे है। ठीक है, उसके बाद है जो है वो हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2023, यह हेलने एवं पार्टनर्स के द्वारा रिलीज किया गया है, जो फ्रांस नंबर 1 पे है, 85वें स्थान पे भारत है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा इसको जारी किया गया, डेनमार्क इसमें चौथे स्थान पे है, 1, 2, 3 पे कोई भी देश शामिल नहीं है और 7वें स्थान पे भारत है। ठीक है, विश्व भूख सूचकांक 2023, ठीक है, यह वेल्थुंग हिल्फे जर्मन संस्था के द्वारा इसको रिलीज किया गया, बेलारूस नंबर 1 पे, 111वें स्थान पे भारत है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में वैदिक संपदा संगठन यानी WIPO इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, इसके द्वारा जारी किया गया वैश्विक नवाचार सूचकांक, जिसमें स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे, 40वें स्थान पे भारत है। नेक्स्ट है मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2023 जो है यह इसमें नंबर 1 पे स्विट्जरलैंड है, 109वें स्थान पे भारत है। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 इसमें नंबर 1 पे आइसलैंड है, 126वें स्थान पे भारत है। ठीक है, यह वैश्विक शांति सूचकांक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा रिलीज किया जाता है, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2023 विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया, आइसलैंड नंबर 1 पे, 127वें स्थान पे भारत है। सतत विकास रिपोर्ट 2023 एसडीजी 2023 जो कि सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा इसको जारी किया था, फिनलैंड नंबर 1 पे, 112वें स्थान पे भारत है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2023 जो कि चांडलर इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको जारी किया गया, सिंगापुर नंबर 1 पे, 97वें स्थान पे भारत है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 जो है वो यह रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया गया, जो कि फ्रांस की एक संस्था है। नॉर्वे नंबर 1 पे, 161वें स्थान पे भारत है। लेकिन ये 2023 का रिपोर्ट है, लेकिन 2024 हाल ही में 1 वीक पहले रिपोर्ट आया हुआ है, इसलिए इसमें नहीं दिया हुआ है। तो एक 2024 में भारत जो है 159वें स्थान पे हो गया, पाकिस्तान 191वें स्थान पे है। ठीक है, तो याद रखिएगा। बाकी ये सब पुराना रिपोर्ट दिया हुआ है, तो ये आपको याद नहीं करना, क्योंकि ये नए नए रिपोर्ट आ चुके हैं। अब हम लोग देख लेते हैं अंतरिम बजट। बजट में हम लोग आधा देखेंगे, क्योंकि 30 पेज तक आधा ही कंप्लीट होगा और आगे नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं जूम, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। चलिए, बजट की बात करें तो निर्मला सीतारमन के द्वारा सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के जो है वो मंत्र के साथ इसको पेश किया गया और सबका प्रयास एक संपूर्ण राष्ट्र के दृष्टिकोण के साथ संसद ने 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट 2024-25 पेश किया है।
ठीक है। जो इस बजट में 2024-25 में राजकोषीय घाटा का जो अनुमान लगाया गया 16,85,494 करोड़ का लगाया गया है। ठीक है। और 2023-24 का जो राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान है वो 5.8% रहने का अनुमान बताया गया है। 2024 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.1% रहेगा और 2025-26 में जो है वह 4.5% रखने का अनुमान लगाया गया है। 2047 तक भारत जो है वह विकसित भारत बन जाएगा, यह लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। और जो बजट पेश किया गया 2024-25 को, उसमें 4 प्रमुख वर्गों को जो ध्यान में रख के, यानी उनकी उन्नति को उनको ध्यान में रख के केंद्रित करके और ये बजट पेश किया गया, जिसमें गरीब लोगों पे ध्यान दिया जाएगा, महिलाओं को, युवा को और अन्नदाता को यानी किसान पे इस पे बात किया जाएगा। किसान को जो है वह बजट 2024-25 में अन्नदाता के रूप में परिभाषित किया गया है। अब इसके लिए इन चारों के लिए कौन कौन सी योजना चलाई गई वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे गरीब कल्याण देश का कल्याण। ठीक है। गरीब कल्याण देश का कल्याण, यह एक योजना चलाया जाएगा इस बजट के तहत। बजट 2024-25 के तहत हम जो भी योजना बोलेंगे वह कुछ पहले से आ रहे हैं, कुछ इस बजट में चलाए जाएंगे और कुछ उसमें इम्प्रूव किया जाएगा, तो उससे रिलेटेड है, तो आप लोग समझ लीजिएगा। इसके तहत जो है, इस योजना के तहत पीएम स्वनिधि योजना 78 लाख जो है फेरी वालों को ऋण की सहायता प्रदान की गई है। ठीक है। और पीएम विश्वकर्मा योजना जो है, जिसमें 18 व्यवसाय और कारीगरों को या शिल्पकारों को एंड टू एंड मदद प्रदान की जाएगी। पीएम विश्वकर्मा जो है वह 17 को सितंबर को, मतलब विश्वकर्मा पूजा जो मनाया जाता है 17 सितंबर को, उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया और उन दिन उसका जन्मदिन भी होता है, तो उसी दिन यह योजना को शुरू किया गया था। अब नारी के लेकर क्या है, आपने पढ़े 4, गरीबी, महिला, युवा और अन्नदाता। तो हम लोग नारी महिला से रिलेटेड क्या है, तो मुद्रा योजना के तहत जो है महिला उद्यमियों को 30 करोड़ ऋण दिए गए हैं। ठीक है। इसमें सब दिए गए हैं, अब किसको मिला किसको नहीं मिला किसी को नहीं पता। पीएम आवास योजना के तहत 70% मकान जो है वो ग्रामीण महिलाओं के दिए गए हैं। ठीक है। उच्च शिक्षा में महिलाओं के नामांकन में 28% की वृद्धि हुई है नारी शक्ति योजना के तहत। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, 83 लाख स्वयं सहायता समूहों ने 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में सहायता की है। ठीक है। तो यह नारी शक्ति योजना के तहत ये किया गया। अब युवाओं के लिए युवाओं का सशक्तिकरण से देख लेते हैं। स्किल इंडिया मिशन जो है वह युवाओं को स्किल किया जाता है अलग अलग, ताकि उनको जो है जॉब मिल सके। तो 101.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया गया, जिसमें 54 लाख युवाओं का कौशल उन्नयन किया गया। ठीक है। 10 वर्षों में 3000 नए ITI स्थापित किए गए हैं। जी ठीक है। और उच्चतर शिक्षा में बड़ी संख्या में नए संस्थानों जैसे 7 ITI स्थापित किए गए हैं, 15 एम्स स्थापित किए गए, 390 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। पीएम मुद्रा योजना ने युवाओं में उद्यमशीलता की आकांक्षाओं को बढ़ावा देते हुए 43 करोड़ ऋण मंजूर किए हैं। अब अन्नदाता यानी किसान के बारे में देख लेते हैं। किसान कल्याण योजना जो है, पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 11.8 करोड़ किसानों को सीधी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। पीएम फसल बीमा योजना के तहत 4 करोड़ किसानों के फसल बीमा की उपलब्ध कराई गई है। नेक्स्ट है, कुल 47.66 लाख करोड़ का बजट यहाँ पे जो है वो पेश किया गया है। जो कुल बजट का अनुमान है 47,65,768 करोड़ है, जिसमें से राजस्व प्राप्ति जो होगा वह 30,01,275 करोड़ होगा और पूंजीगत प्राप्ति होगा 17,64,494 करोड़ होगा। ठीक है। कुल खर्च होने का अनुमान है 47,65,000 जो है 768 करोड़ रुपए होगा। ठीक है। यानी जितना बजट होता है उतना ही खर्च होता है। और इसमें राजस्व खर्च जो होगा 36,54,657 करोड़ और पूंजीगत खर्च होगा 11,11,111 करोड़ रुपए। ओके। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो घाटा है जो वो देख लेते हैं 2023-24 का। ठीक है। राजकोषीय घाटा 2023-24 में कितना अनुमान है, तो 5.8% का अनुमान लगाया गया और 2024-25 में 5.1% का अनुमान लगाया गया। बाकी ये उतना एग्जाम में नहीं आता, लेकिन देख लीजिए राजस्व घाटा जो है वह जीडीपी का 2.8% 2023-24 में और 2024-25 में 2%। प्रभावी राजस्व घाटा 2023-24 में 1.8% और 24-25 में 0.8% रहेगा। प्राथमिक घाटा जीडीपी का 2.3% और जीडीपी का 1.5% 24-25 में रहने का अनुमान है। अब हम देख लेते हैं प्रमुख विकास संस्थाएं जो है उसको चलाएगा। पीएम आवास योजना ग्रामीणों में चलाया गया, जिसके तहत 3 करोड़ जो घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 5 वर्षों के लिए 2 करोड़ अतिरिक्त घरों का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं
रूफटॉप सोलराइजेशन योजना, ठीक है, यानी छत पे सोलर लगाया जाएगा जिसमें 1 करोड़ परिवार को हर महीने 300 यूनिट निःशुल्क बिजली प्राप्त कर सकेंगे। देखिए, अभी आप मोदी जी का भाषण सुन रहे होंगे चुनाव के टाइम में, तो मोदी जी बोल रहे होंगे कि हर परिवार को 300 यूनिट फ्री बिजली दिया जाएगा। तो वो ऐसे नहीं है कि आपको फ्री बिजली दिया जाएगा, आपको बिजली बिल पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। उसके लिए एक योजना है रूफटॉप सोलराइजेशन योजना। इसके तहत आपको अपने छत पे जो है वो गवर्नमेंट के थ्रू आपके सोलर लगवाना पड़ेगा आपके पूरे छत पे, तो वहाँ से आपको जो है वो महीना में जो है वो 300 यूनिट बिजली आपको फ्री मिलेगा उस सोलर के थ्रू। तो आप एक बार सोलर लगवाइए ना, उसमें वो आपका बिजली बिल लगेगा ना, वो लगेगा क्योंकि सूर्य के प्रकाश से चलता है, तो उस तरीके से आपको फ्री 300 यूनिट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो पोल पर से यानी जो इलेक्ट्रिसिटी आता है उससे आपको 300 यूनिट मिलेगा, ऐसे नहीं है, ठीक है। स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार का फोकस क्या है? जो सर्वाइकल कैंसर है इसके निवारण के लिए 9 से 14 वर्ष के बच्चों में जो है वह टीकाकरण को प्रोत्साहित किया जाएगा। जो मिशन इंद्रधनुष जो है टीकाकरण से संबंधित मिशन है, टीकाकरण के प्रयासों के लिए विन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। आपको पता है जो मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण का है, यह भारत में जितने भी टीकाकरण होते हैं, चाहे वो पोलियो, मलेरिया हो, कोविड-19 हो, या जो भी टीके हैं उसके टीके के जो है वह बढ़ाने के लिए, उसको टीकाकरण को बढ़ाने के लिए यह मिशन है, मिशन इंद्रधनुष। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सहायिकाओं को शामिल किया जाएगा। कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण योजना, इसके तहत जो है नैनो डीएपी शुरू किया जाएगा, और नैनो डीएपी नैनो यूरिया जो है वह बनाया जा रहा है, जो कि गुजरात में इसका फैक्ट्री लग चुका है। नैनो डीएपी का भी फैक्ट्री गुजरात में लग रहा है। नेक्स्ट है 5 एकीकृत एक्वा पार्क का आयोजन, 5 एक्वा पार्क का स्थापना की जाएगी। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भी जो या शुरू किया जाएगा, जिसके तहत 3 से 5 टन प्रति हेक्टेयर मछली का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। आर्थिक उन्नति योजना, विकास को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान एवं नवाचार, इसके तहत जो है रक्षा उद्देश्यों के लिए डीप टेक प्रौद्योगिकी की मजबूती देने की बात की गई है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं बजट में। नेक्स्ट पोर्शन है कि अ, अवसंरचना विकास किया जाएगा। 4 वर्षों में पूंजीगत व्यय के परिव्यय में 3 गुना की बढ़ोतरी की जाएगी, और 2023-24 के लिए व्यावसायिक जीडीपी वृद्धि दर 7.3% रहने का अनुमान है, और यह जो अनुमान लगाया है आरबीआई का संशोधित अनुमान बताया गया है। रेलवे सेक्टर में भी विकास किया जाएगा। रेलवे सेक्टर में एक महत्वपूर्ण विकास यह किया जाएगा कि लॉजिस्टिक कुशलता को बेहतर करने के लिए पीएम गति शक्ति जो है वह इसको 3 प्रमुखों में क्षेत्रों में विकास किया जाएगा। आर्थिक रेलवे कॉरिडोर के कार्यक्रम को लागू किया जाएगा। जो आर्थिक रेलवे कोटा है, आपको पता है कि भारत का जो भारतीय रेलवे का सर्वाधिक कमाई मालगाड़ी से होता है, ठीक है? मालगाड़ी का जो उससे सामान का ढुलाई होता है, उससे होता है, और सबसे लेट अभी भारत में जो ट्रेन चलती है, वो मालगाड़ी ही चलती है, क्योंकि सवारी ट्रेन को निकालने के लिए मालगाड़ी को 2-2 दिन, 3 दिन ही रोक दिया जाता है। तो इसके लिए जो है वो बजट में ये अनुमान लगाया है कि भारत के किसी भी कोने में माल की ढुलाई की करने के लिए, सामान पहुँचाने के लिए 24 घंटा के अंदर में वो सामान को पहुँचाया जाए, यानी जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाने में जो भी सामान है उसको 24 घंटे लगे। इसके लिए जो भी मालगाड़ी है उसके लिए स्पेशल अलग कॉरिडोर बनाया जाएगा जिस पे यात्री ट्रेन नहीं चलेगा, और वो जो है वो जो स्पेशल कॉरिडोर बनाया जाएगा उस पे केवल मालगाड़ी चलेंगे। उसके प्लेटफॉर्म जो होंगे 2 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबे होंगे, और डबल डेकर ट्रेन चलाने के अनुमान लगाया गया है, और वहाँ पे जो स्पीड होगा 180 से 200 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वहाँ पे सामान की ढुलाई की जाएगी, ठीक है। तो इसको किस किस क्षेत्र से? ऊर्जा और खनिज एवं सीमेंट कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा इस रेल को, ताकि ऊर्जा के लिए जैसे अगर कोई थर्मल पावर है, वहाँ पे कोयला का ज़रूरत है, तो वो जल्दी से जल्दी ऊर्जा पहुँचाया जा सके। जैसे कोविड-19 के समय क्या हुआ था? कोविड-19 के समय जो है वह काफ़ी देशों में जो काफ़ी थर्मल पावर प्लांट जो था वहाँ पे ऊर्जा की कोयला की कमी हो गई थी, जिससे बिजली को लेकर काफ़ी समस्याएँ आई थी। जैसे खनिज उत्पादन है, जैसे मान लेते हैं कहीं सोना का उत्पादन हो रहा है, कहीं एल्यूमीनियम का उत्पादन, तो वहाँ से ट्रेन को जोड़ा जाएगा ताकि आसानी से जो है वह खनिज को एक देश से दूसरे छोर तक पहुँचाया जा सके। सीमेंट उत्पादन में भी इसको जोड़ा जाएगा। बंदरगाह से कनेक्टिविटी जोड़ा जाएगा इस रेल कॉरिडोर को, और उच्च यातायात घनत्व कॉरिडोर को बनाया जाएगा, ठीक है। और यात्रियों को अच्छा से अधिक सुविधा के लिए, यात्रियों की सुविधा के लिए 40,000 जो डब्बा है उसको वंदे भारत में जोड़ा जाएगा। विमानन क्षेत्र में यानी विमान के क्षेत्र में क्या किया जाएगा? तो वह हवाई अड्डे की संख्या 149 हो गई है, और उड़ान 19 योजना के तहत टियर 2 और टियर 3 शहरों को एक साथ जोड़ा जाएगा। 517 नए नए हवाई अड्डे मार्ग 103 करोड़ यात्रियों के गंतव्य तक पहुंचाने के लिए जो है यह बनाया जाएगा। 1000 से अधिक नए विमान का ऑर्डर भी दिया जाएगा। हरित ऊर्जा की बात किया जाए तो 2017 तक भारत नेट जीरो के प्रति जो है वह बन जाएगा।
ठीक है, यह लक्ष्य रखा हुआ है 2030 तक 100 मीट्रिक टन की कोयला गैसीकरण और तरलीकरण क्षमता को स्थापित की जाएगी, जिससे प्राकृतिक गैस, मेथनॉल और अमोनिया के आयात पे को भी कम किया जा सके। नेक्स्ट है परिवहन के लिए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी और घरेलू प्रयोजन के लिए पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी में कंप्रेस्ड बायोगैस का जो है वह चरणबद्ध मिश्रण अनिवार्य किया जाएगा। बायोमास के संग्रह में सहायता के लिए बायोमास संग्रहण मशीन के खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो ये था आज का क्लास जिसमें हम लोग कंप्लीट किए पेज नंबर 21 से लेकर पेज नंबर 30 तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे पेज नंबर 31 से लेकर पेज नंबर 40 तक। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।